Hello everyone, welcome back to my channel. So today I'm going to discuss with you about spina bifida. Spina bifida is a very important topic in neural defects as well as neurological disorders in children. Okay, so let's get started. स्पाइना बिफिडा सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। स्पाइना बिफिडा पहले मैं बताती हूँ होता क्या है। स्पाइना बिफिडा सिंपली क्या होता है कि स्पाइन का मतलब होता है, स्पाइना का मतलब होता है स्पाइन। ओके, एंड बिफिडा का मतलब होता है डिफेक्ट, मतलब कि अगर स्पाइन में कोई डिफेक्ट है तो उसी को स्पाइना बिफिडा बोलते हैं। और वो डिफेक्ट क्या होता है वो डेफिनेशन में है कि स्पाइना बिफिडा इज अ माल फॉर्मेशन ऑफ द स्पाइन। स्पाइना बिफिडा में क्या होता है कि जो स्पाइन होती है उसकी माल फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब जो नॉर्मल स्पाइन होती है वो नॉर्मल स्पाइन नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है। ठीक है। अभी इसमें क्या होता है कि इन विच पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द लेमिना ऑफ द वर्टिब्रा फेल टू क्लोज विद और विदाउट डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो हमारी वर्टिब्रास होती हैं, ठीक है, वर्टिब्रास में लेमिना होता है जिसको स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होना होता है, मतलब उसके साथ क्लोज होना होता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, जो वर्टिब्रा में लेमिना होता है वो क्लोज नहीं हो पाता, और उसी के क्लोज ना होने की वजह से स्पाइन में डिफेक्ट आ जाता है जिसको हम स्पाइना बिफिडा बोलते हैं। और इसी को हम माल फॉर्मेशन ऑफ स्पाइन बोलते हैं। तो बेसिकली याद रखने वाली चीज़ ये है कि स्पाइना बिफिडा जो है माल फॉर्मेशन ऑफ द स्पाइन होता है। ठीक है, और इसमें बेसिकली वर्टिब्रा में जो लेमिना होता है वो अटैच नहीं हो पाता स्पाइनल कॉर्ड से, जिसकी वजह से डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है। ओके, सो ये थी हमारी स्पाइना बिफिडा की डेफिनेशन एंड इंट्रो। अब हम देखते हैं इसके इंसिडेंसेस। इसके इंसिडेंसेस जो हैं वो होते हैं 1 और 2 पर 1000 लाइव बर्थ्स, मतलब कि अगर 1000 लाइव बर्थ्स हैं तो उनमें से 1 या 2 बच्चे को ये देखने को मिलता है, मतलब 1 या 2 बेबी में देखने को मिलेगा। तो ये है इसके इंसिडेंस। अब हम बात करते हैं इटियोलॉजी की, मतलब कि इसके कॉजेज़ क्या-क्या हो सकते हैं, इसके कारण क्या-क्या हो सकते हैं। इटियोलॉजी है मैटरनल डायबिटीज़। अगर मदर को डायबिटीज़ है तो चांसेस होते हैं कि बेबी को स्पाइना बिफिडा हो। ठीक है, देन फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में किसी को होगा तो भी बेबी को हो सकता है। ठीक है, देन ओबेसिटी। ओबेसिटी जो है वो हर कंडीशन में ही जो है एक रिस्क फैक्टर बन जाता है, तो इसमें भी है ओबेसिटी, एक रिस्क फैक्टर की तरह ले सकते हैं और एक इटियोलॉजिकल कॉज कह सकते हैं। वैसे जो इसका जैसे बोलते हैं एग्जैक्ट कॉज वो अननोन है। बाकी ये जो कॉजेज हैं ये एक रिस्क फैक्टर की तरह हैं। ओके, नेक्स्ट है इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम फीवर और एक्सटर्नल सोर्सेज, मतलब कि अगर जब डिलीवरी के टाइम मदर का बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब अगर उनको फ़ीवर है या फिर कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से, जैसे कि हॉट ट्यूब्स की वजह से, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स की वजह से उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हो सकता है कि बेबी जो है स्पाइना बिफिडा के साथ बॉर्न हो, उसमें स्पाइना बिफिडा डेवलप हो जाए। तो ये भी एक कॉज होता है। देन अदर है कि मेडिकेशंस लाइक एंटी कन्वल्सेंट्स, अगर मदर एंटी कन्वल्सेंट्स मेडिकेशंस लेती हैं तो भी हो सकता है। देन प्रेग्नेंट वुमेन टेकिंग वेल्पोरिक एसिड, अगर प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो वेल्पोरिक एसिड लेती हैं, वेल्पोरिक एसिड का इंटेक करती हैं। ठीक है, मतलब ये भी एक ड्रग होता है, अगर इसका इंटेक करते हैं तो भी बेबी को होने के चांसेस होते हैं। देन जेनेटिक बेसिस, अगर जीन्स में ही है तो होने के चांसेस होते हैं। देन फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, अगर प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है तो भी जो है इसके चांसेस बढ़ जाते हैं स्पाइना बिफिडा के। तो ये थे हमारे बेसिक इटियोलॉजीज जो ज़्यादातर कंडीशन में, कंजेनिटल कंडीशन में देखने को मिलती हैं। ओके, ये थी इटियोलॉजी। एंड देन आते हैं क्लासिफिकेशन। स्पाइना बिफिडा बेसिकली 2 टाइप से क्लासीफाई है। सबसे पहले स्पाइना बिफिडा सिस्टिका एंड स्पाइना बिफिडा ओकल्टा। स्पाइना बिफिडा ओकल्टा जो है आगे क्लासीफाई नहीं है, ठीक है, लेकिन स्पाइना बिफिडा सिस्टिका के अदर 2 टाइप्स होते हैं जो होते हैं मेनिंजियोसील एंड माइलियो मेनिंजियोसील। अब हम इनको आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है स्पाइना बिफिडा ओकल्टा। स्पाइना बिफिडा ओकल्टा, अभी यहाँ पे स्पाइना बिफिडा का तो मतलब पता ही है कि मालफॉर्मेशन ऑफ द स्पाइन, लेकिन ओकल्टा, ओकल्टा मतलब होता है हिडन।
ठीक है? मतलब कि ये जो है ये कंडीशन हिडन होती है, ठीक है? कहने का मतलब ये है और ये एक माइल्डेस्ट और बहुत ही कॉमन टाइप होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे इस पिक्चर में यहाँ पे स्मॉल गैप आ जाता है कहाँ पे कि ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है एंड ये स्पाइन है, ठीक है? लेकिन ये वाली जो बोन्स हैं, जो स्पाइनल बोन्स हैं, ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में आ रही हैं, लेकिन एक जगह पे आके इनमें स्पेस बन जाता है, कुछ गैप बन जाता है। अगर ये गैप रहेगा तो इसी गैप वाली कंडीशन को बोलते हैं स्पाइना बिफिडा ओकल्टा। हो सक और ये कंडीशन बिल्कुल भी मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, मतलब पता भी नहीं चलता है किसी भी पर्सन को ये है, जब तक उसका कोई भी इमेजिनिंग टेस्ट ना हुआ हो। मतलब सिर्फ इमेजिनिंग टेस्ट में ही पता चलता है, बाकी इसके कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं ऐसे। तो इसीलिए हम इसको, इस कंडीशन को स्पाइना बिफिडा ओकल्टा बोलते हैं। और बेसिकली इस कंडीशन में ये कंडीशन होती है कि स्मॉल सेपरेशन और गैप इन वन और मोर ऑफ द बोन्स ऑफ द स्पाइन, मतलब कि स्पाइनल बोन्स के बीच में अगर कोई स्मॉल सेपरेशन या गैप आ जाता है लाइक दिस, देन दिस कंडीशन इज नोन एज स्पाइना बिफिडा ओकल्टा। ओके, सो नेक्स्ट है स्पाइना बिफिडा सिस्टिका। स्पाइना बिफिडा सिस्टिका जो है ये ओकल्टा की तरह नहीं होती, ये विजिबल होती है, ठीक है? इसमें ऐसे टफ्ट लाइक फॉर्मेशन या फिर बोल सकते हैं क्लेफ्ट लाइक फॉर्मेशन हो जाती है और ये कॉम्प्लिकेटेड भी होती है, ठीक है? जैसे कि हमने उसमें बताया था कि स्पाइना बिफिडा सिस्टिका के टू टाइप्स होते हैं, मेनिंजोसील एंड माइलियोमेनिंजोसील, ठीक है? अभी इसमें क्या है, स्पाइना बिफिडा सिस्टिका में बेसिकली टफ्ट लाइक फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है? और इन टफ्ट लाइक फॉर्मेशन में जो हमारी मेनिंजियल मेम्ब्रेन्स होती हैं, जैसे कि मेनिंजेस तो हमें पता है, मेनिंजेस वो मेम्ब्रेन होती है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड प्लस हमारे ब्रेन को कवर करके रखती है, ऐसी मेम्ब्रेन। सो जब ये टफ्ट फॉर्मेशन हो जाएगा स्पाइन के पास, अब यहाँ से जो है ये मेम्ब्रेन्स भी फ्लो मतलब जा रही हैं, तो ये मेम्ब्रेन्स भी जो है इस टफ्ट के अंदर आ जाती हैं, ठीक है? तो इन इसको बोलते हैं माइलियो मेनिंजियोसील, और जिनमें नहीं आते उसको बोलते हैं मेनिंजियोसील, ठीक है? तो स्पाइना बिफिडा सिस्टिका बेसिकली टफ लाइक फॉर्मेशन हो जाता है स्पाइन में, और जो क्लियरली विजिबल होता है और पेनफुल भी हो सकता है। ये होती है स्पाइना बिफिडा सिस्टिका। अभी स्पाइना बिफिडा सिस्टिका का जो फर्स्ट टाइप है दैट इज मेनिंजियोसील। मेनिंजियोसील में क्या होता है, जैसे इस पिक्चर में देख रहे हो, मेनिंजियोसील में क्या होता है कि एक सैक लाइक हर्निएशन हो जाता है, ये सैक लाइक हर्निएशन हो गया है, ठीक है? अभी इसमें क्या आता है कि इसमें मेनिंजेस और सीएसएफ होते हैं, ठीक है? दैट कवरिंग द सैक मे बी थिन और ट्रांसल्यूसेंट और मेम्ब्रेनियस। मतलब कि ये जो सैक लाइक फॉर्मेशन है, इसमें मेनिंजेस और सीएसएफ जो है एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और इन्हीं की वजह से जो है और क्लियरली विजिबल भी होंगे, ठीक है? जो भी इमेजिंग टेस्ट होता है उसमें क्लियरली विजिबल होते हैं ये होता है मेनिंजियोसील। एंड देन नेक्स्ट है माइलियोमेनिंजियोसील। माइलियोमेनिंजियोसील में क्या होता है कि ये भी एक सैटेलाइट प्रोट्रूजन है सेम, ठीक है? अभी इसमें भी जो है सीएसएफ और मेनिंजेस, इसमें भी अंदर जो है स्पाइनल फ्लूइड वगैरह फिल हो जाएगा, इसमें भी सेम मेनिंजियोसील वाली कंडीशन होगी, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो भी इन्वॉल्व हो जाती है, उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो जाती है, ठीक है? तो यही है माइलियो मेनिंजियोसील। मतलब कि यहाँ पे मेनिंजियोसील में सिंपली सिर्फ मेनिंजेस एंड सीएसएफ जो है वो एक्यूमुलेशन हो रहा था, लेकिन माइलियो मेनिंजियोसील में क्या हो रहा है कि सीएसएफ मेनिंजेस के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ये है माइलियो मेनिंजियोसील। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। सो पैथोफिजियोलॉजी है कि सबसे पहले प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, जिसे हम रिस्क फैक्टर बोल सकते हैं। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जैसे कि एज, हेरिडिटी या फिर कोई भी अननोन फैक्टर ले सकते हैं। बाकी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स जैसे कि मेडिकेशंस वगैरह, जो भी हमने अभी डिस्कस करी थी ईटियोलॉजी में, वो सारे फैक्टर्स। देन इन फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनने लगता है, ठीक है? अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनने लगता है, उसके बाद ये जो फैक्टर्स हैं इनकी वजह से डिफेक्ट आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। अभी स्पाइनल कॉर्ड में डिफेक्ट हुआ तो क्या, स्पाइनल कॉर्ड में डिफेक्ट होने की वजह से फेलियर ऑफ स्पाइन टू जॉइन द लंबोसैक्रल एरिया, मतलब कि जो स्पाइन है वो प्रॉपरली लंबोसैक्रल एरिया से जॉइन नहीं हो पाती, मतलब कि वहाँ पे एक गैप आ जाता है, उसी को हम स्पाइना बिफिडा ओकल्टा बोलते हैं, ठीक है? देन इसकी डायग्नोसिस करेंगे एक्सरे, सीटी एंड एमआरआई से।
देन एक कंडीशन तो ये हो जाती है कि यहाँ पे गैप आ जाता है। देन नेक्स्ट कंडीशन हो जाती है डिफेक्ट इन द क्लोजर ऑफ द न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब का क्लोजर नहीं हो पाता, मतलब कि वहाँ पे सैक लाइक हर्निएशन हो जाती है। ठीक है, अभी ये मतलब कि कौन सी वाली कंडीशन हो गई, स्पाइना बिफिडा सिस्टिका वाली कंडीशन हो गई। अभी सिस्टिका वाली कंडीशन में दो कंडीशन थी, एक थी मेनिंजियोसील एंड माइलियोमेनिंजियोसील। सो एक ये है मेनिंजियोसील वाली कंडीशन, क्योंकि इसमें मेनिंजेस और सीएसएफ आ जाते हैं सैक के अंदर। और यहाँ पे जो है मेनिंजेस और सीएसएफ के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड का कुछ पार्ट वो भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये थी सिंपल सी पैथोफिजियोलॉजी कि जो भी फैक्टर्स हैं उनकी वजह से डिफेक्ट होता है, उन डिफेक्ट की वजह से एक जगह गैप पे आ सकता है और दूसरी जगह पे जो भी न्यूरल ट्यूब है उनके क्लोजर में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से जो है सैक लाइक हर्निएशन हो जाता है। तो ये थी हमारी बेसिक पैथोफिजियोलॉजी ऑफ स्पाइना बिफिडा। सो अब हैं क्लिनिकल फीचर्स। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? सो क्लिनिकल फीचर्स हैं कंप्लीट और पार्शियल पैरालिसिस। बेबी को कंप्लीट और पार्शियल पैरालिसिस भी हो सकता है। देन बोवल एंड ब्लैडर डिसफंक्शन, बोवल और ब्लैडर डिसफंक्शन हो सकते हैं इसकी वजह से। देन फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्चर्स, मतलब कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में भी प्रॉब्लम होती है। देन क्लब फुट एक कंडीशन होती है जिसमें जो बेबी का पैर है, मतलब जो फूट होता है वो मतलब उसमें डिसलोकेशन हो जाती है। वो कंडीशन होती है क्लब फुट। देन हाइड्रोसिफेलस, हाइड्रोसिफेलस मतलब कि हेड में वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाना, इसमें सीएसएफ का एक्यूमुलेशन हो जाना, वो हाइड्रोसेफेलस वाली कंडीशन हो सकती है। देन काइफोसिस, स्कोलियोसिस, ये जो है बोनी डिफॉर्मेशन होती हैं, ये कंडीशन डेवलप हो सकती हैं। देन थैटर्ड स्पाइनल कॉर्ड रिजल्टिंग इन बैक पेन, मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड की वजह से जो है बैक पेन और स्पास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है और यूरिनरी कंट्रोल भी बहुत कम होने लगता है, क्योंकि बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है बेबी को। तो ये सारे जो है क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, एक बेसिक क्लिनिकल फीचर्स होते हैं स्पाइना बिफिडा के। ओके, सो ये थे क्लिनिकल फीचर्स। अब हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के। सो जैसे कि ज़्यादातर जो है इसके कॉजेज़ माने जाते हैं, मतलब कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी वजह से। सो प्रीनेटल डायग्नोसिस करेंगे। प्रीनेटल डायग्नोसिस जैसे कि अल्ट्रासाउंड करते हैं उसमें पता चल जाता है। देन फीटल एमआरआई करेंगे, उसमें पता चल जाता है। देन एमनियोसेंटेसिस मतलब कि एमनियोटिक फ्लूइड को लेके उसको भी डायग्नोस करा जाता है। देन एमनियोसेंटेसिस करा जाता है, ये होता है हमारा पेरेंटल डायग्नोसिस। ठीक है, अभी जो है अगर इसमें भी नहीं पता चला, ठीक है, इसमें नहीं पता चल पाया, तो फिर आफ्टर बर्थ क्या क्या डायग्नोसिस होते हैं? आफ्टर बर्थ डायग्नोसिस करते हैं न्यूनेटल एग्जामिनेशन, मतलब कि न्यूनेटल एग्जामिनेशन में तो वो विजिबल हो ही जाएगा क्लियरली सैक। देन ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट करते हैं जैसे कि इस पिक्चर में है, मतलब कि वहाँ पे शाइनिंग लाइट लगाएंगे सैक के पास, जिससे पता चल जाता है कि इसमें मेनिंजेस और सीएसएफ एक्यूमुलेशन है या नहीं है, साथ में स्पाइनल कॉर्ड का भी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। देन सीटी और एमआरआई करेंगे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का। देन लैब टेस्ट करते हैं। देन अदर टेस्ट करेंगे, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट वगैरह, ताकि जो भी बेबी है उसके मोटर रिस्पॉन्सेस, सेंसर रिस्पॉन्सेस पता चल पाएँ, कि उसके कॉन्शियसनेस लेवल का पता चल पाए। तो इसलिए ये जो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट है ये करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये होते हैं हमारे डायग्नोसिस आफ्टर बर्थ। तो ये थे बेसिक डायग्नोसिस जो हम स्पाइना बिफिडा में करते हैं। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट इसका ये है कि मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि डिफेक्ट कैसा है, डिफेक्ट का नेचर कैसा है। ओके, अगर स्पाइना बिफिडा ओकल्टा है, ठीक है, मतलब कि जो कि हिडन ही होता है, उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, तो उसका कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता, क्योंकि वो उसका कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, ना वो पेनफुल होती, ना ही उसका कुछ पता चल पाता। ठीक है, लेकिन अगर स्पाइना बिफिडा सिस्टिका है तो सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी का नाम है लेमिनेक्टोमी। दिस इज लेमिनेक्टोमी। लेमिनेक्टोमी में क्या बोल लेमिनेक्टोमी को हम बोल सकते हैं क्लोजर ऑफ द डिफेक्ट, जो भी डिफेक्ट होता है उसको क्लोज कर देना, या फिर हम बोल सकते हैं सैक को रिमूव कर देना।
ठीक है, अभी यहाँ पे इसका नाम लेमिनेक्टोमी क्यों है? जैसे मैंने बताया था जो लेमिना है वो फ्यूज़ नहीं हो पाता स्पाइनल कॉर्ड के साथ, तो क्या करते हैं कि उस लेमिना को जो है वो रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि इस पिक्चर में यहाँ पे ये लेमिना है और ये वर्टिब्रास हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्लियर व्यू है कि लेमिना को रिमूव कर दिया है, जिसकी वजह से जो है सैक जो है वो क्लोज़ हो जाता है और उसको रिमूव करना ईज़ी हो जाता है। और ये जो सर्जरी होती है ये बर्थ की 24 से 48 आवर्स में करनी ज़रूरी हो जाती है, वरना ये कंडीशन बहुत ज़्यादा फैटाल हो सकती है। ओके, सो ये सर्जरी इसकी बस यही होती है लेमिनेक्टोमी, जिसमें हमें लेमिना को रिमूव करना होता है और इसको हम क्लोजर ऑफ डिफेक्ट भी बोल सकते हैं या फिर रिमूवल ऑफ द सैक भी बोल सकते हैं। ये था मैनेजमेंट। देन है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ नर्सिंग ऑफिसर और एज अ नर्स। नर्सिंग मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हर कंडीशन के लिए। सो इसमें जो है क्योंकि सर्जरी हुई है तो हमारा एम रहेगा प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर का। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है प्री और पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में? सो हमें प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन का ध्यान रखना है कि इन्फेक्शन वगैरह ना हो, उसको प्रिवेंट करना है। देन इंजरी ना हो सैक को कोई भी, इसका भी ध्यान रखना है। देन प्रिवेंशन ऑफ स्किन ब्रेकडाउन ना हो, इसका भी ध्यान रखना है, इस चीज़ को भी हमें प्रिवेंट करना है। देन प्रिवेंटिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि इसमें बेसिकली जो यूरिन कंट्रोल नहीं होता, साथ में क्या होता है कि इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है उसको भी प्रिवेंट करना है। देन प्रिवेंटिंग लेग एंड हिप डिफॉर्मिटीज़, मतलब कि जो भी जैसे हमने बताया था स्कोलियोसिस वगैरह एंड काइफोसिस हो सकते हैं। जो बच्चे को डिफ़ॉर्मिटीज़ हो सकती हैं बोनी, तो उनको भी जो है हमें प्रिवेंट करना है कि ऐसी कोई भी डिफ़ॉर्मिटीज़ ना हो सर्जरी तक। देन प्रोविज़न ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन, देन जो भी न्यूट्रिशन है उसको हमें प्रोवाइड कराना है बेबी को, ताकि जो बेबी है उसका वेट लॉस वगैरह ना हो और जो भी न्यूट्रिशन है वो मेंटेन रहे। तो ये थे हमारे बेसिक नर्सिंग मैनेजमेंट जो प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर पे ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक स्पाइना बिफिडा। सो थैंक यू। एंड अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो स्पाइना बिफिडा से रिलेटेड, देन यू कैन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल आंसर आउट। ओके, सो थैंक यू।